शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। सभी हमारे साथ क्लिनिकल पंचकर्म सीखने के लिए आए हुए सभी वैद्यों का मैं सुप्रभात आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो ये बस्ती की कल बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी और बस्ती पर बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। हम ये जो इस प्रकार से हम नियमित रूप से प्रातःकाल पंचकर्म के बारे में छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर, छोटे छोटे प्रश्नों को के समाधान ढूंढते हैं, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है और हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बस्ती के बारे में अभी विभिन्न प्रकार की बस्ती पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको पिछले कोई भी सत्र में कोई भी आपके सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बस्ती से संबंधित। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये क्लिनिकल पंचकर्म का बैच है हमारा 7वां, और ये बैच लगातार आज आई थिंक जो है 18वां लेक्चर है हमारा इसका। जो लोग आज, शायद मैंने इसको क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप में भी डाला इस मीटिंग आईडी को, तो जिन्होंने शुरुआत से अगर इसको नहीं जाना है तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है ये कठिन हो समझना, क्योंकि हम यहाँ बहुत सी 18वां लेक्चर है हमारा, आज ये 18th लेक्चर है और इसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे। अभी बस्ती कर्म चल रहा है हमारा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं डेफिनेटली हमारी ये बहुत अच्छी चर्चा होती है इसमें, और सुबह सुबह हम पंचकर्म को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मैं बस्ती के बारे में आपको इससे पहले जो भी पढ़ा रहा था उसका एक बार समरी दे देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके इस बीच में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा और हम उसका भी समाधान करेंगे। मैंने आपको कर्म, काल और योग बस्ती में किस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं इस पर भी बात की थी, और किस प्रकार से सैद्धांतिक रूप से हम बस्ती किस प्रकार से देते हैं। बस्ती के निर्माण पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। बस्ती के कार्मुकत्व पर भी चर्चा हुई थी। बस्ती में बहुत सारे विषयों पर हमारी चर्चा हुई। अगर आपको इन चर्चाओं को देखना है तो आप के ग्रुप में मैंने उसका यूट्यूब लिंक शेयर किया हुआ है। जिनके छूट गए हैं वो आप उन यूट्यूब से आप लिंक से देख सकते हैं। आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इस प्रकार की जो हमारा जो ये प्रयास है सुबह सुबह पंचकर्म के बारे में आपको जानकारी देने का, तो बहुत सारे वैद्य जो हैं जिनके मन में पंचकर्म के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर पंचकर्म को वो कुछ और तरह से करते रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि हम जो हमने आपको अभी 18 लेक्चर्स हुए हैं, आपके 18 लेक्चर्स के बाद बेशक आप पंचकर्म करते होंगे, लेकिन आपके नज़रिए में परिवर्तन आया होगा। बहुत सारे विषयों पर जो आप शायद सवाल अपने मन में रखते होंगे या किसी से चर्चा नहीं कर पाते होंगे, वो सारी चर्चाएं आपने मेरे साथ की और बेहतर तरीके से आपने उसको समझने में आप कामयाब हुए हैं। इस बात का मुझे बड़ा फक्र है। मेरे ये सेशंस आज फेसबुक पे लाइव किया हुआ है। यूजुअली ये मेरे फेसबुक पे लाइव नहीं होता है, ये मैं
अपने एक पर्सनल मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे रहता है, और वो भी बहुत सारे लेक्चर्स मैं पब्लिक नहीं करता हूँ। लेकिन आज ये फेसबुक पे के माध्यम पे भी ये जो है लाइव हो रहा है, तो जो लोग फेसबुक पे जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये हम बस्ती प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। बस्ती प्रकरण की हमारी जो सीरीज है, इसका ये आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर है, तो जिसमें कि बहुत आशा जी आज शायद नहीं है। आशा जी का आज कोई इमरजेंसी है, नहीं तो बहुत बेहतरीन तरीके से मंदाकिनी जी, आशा जी आदि जो वैद्य हैं हमारे, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत बेहतर इसमें चर्चा होती है। और हम शास्त्रीय जो क्या होता है, क्या होना चाहिए, और क्या क्या चीजें, छोटी छोटी जो चीजें हैं, हम उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से हम बात करते हैं। और मैंने बताया कि इस सब का जो क्रेडिट है वो हमारे गुरुजनों को जाता है। आज मैं आपको कुछ बस्ती के द्रव्यों पर, जिस पे हमने चर्चा करनी थी, कल नहीं हो पाई थी, उस पर आज हम बात करेंगे और हम आप उसको बताएंगे कि बस्ती कैसे प्रिपेयर करना है। जितेंद्र मिश्रा जी ऑलरेडी मुझसे पंचकर्म क्लिनिकल पढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे लगातार मेरे साथ पंचकर्म के सत्र में जुड़े हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग पंचकर्म कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी क्लिनिकल पंचकर्म की जो है मेरे साथ सेशंस लिए हैं, अगर वो कोई भी पंचकर्म की प्रोसेस कर रहे हो तो वो यहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम लाइव अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे हम दिखाएंगे। मेरा ये जो लेक्चर का सीरीज है, ये 25 से 30 लेक्चर्स की सीरीज में होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 18 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वस्ती का हम लोग सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको शायद नोट करने में आसानी रहेगी। कुछ विशेष वस्ती कल्प के बारे में बात करेंगे हम। और मैंने जैसा कि बताया था कि प्लेयल जी देखा होगा हमने कैसे मिलाना है, इस पे कैसे बनाना है, इस पे पूरी चर्चा हो चुकी है। तो हम उसको बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला जो है सियाटिका में जो गृहस्थी में हम लोग वस्ती का प्रयोग करते हैं कल्प का, वो गुरुचि सिद्ध तेल की मात्रावस्ती देते हैं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मात्रावस्ती क्या होती है, क्योंकि आप सब जान चुके हैं। और गुरुचि सिद्ध तेल कैसे बनाया जाता है, निश्चित है कि तेल है, और आप तेल की जब बात करते हैं तो आप तिल तेल लेते हैं और गुरुचि से सिद्ध करना है। मात्रावस्ती बनाने के लिए आपको मालूम है कि मात्रावस्ती स्नेह प्रधान वस्ती होती है, और मात्रा शब्द मात्रावस्ती का प्रयोग इसीलिए शब्द का होता है क्योंकि उसकी एक मात्रा निश्चित मात्रा से नीचे रखी जाती है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये हम गुरुचि सिद्ध तेल की मात्रावस्ती देते हैं सियाटिका जैसी कंडीशंस में या पैरालिटिक कंडीशंस में। आपने देखा कि कल एक बात हुई थी कि बस्ती देते समय हमको पीछे की तरफ पेल्विक रीजन पे हल्का सा टैप भी करना चाहिए था, आस्था जी ने बताया था। तो उससे क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो पृष्ठ भाग के मर्म है उनका भी उत्प्रेरण हमें करना जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग मर्म जानते हैं, देखिए मर्म को जानना पंचकर्म के लिए एक एडिशनल एडवांटेज है आपके लिए। सुनील जी, आपका कोई सवाल है, पूछिए आप। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा जो लगातार मेरे से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वही उनके ही सवाल लूंगा मैं। जी सुनील जी बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, ये जो बस्ती देने से, कोई भी बस्ती, मात्रा बस्ती या जो भी बस्ती देने से पहले कुछ मतलब जो बता रहे हैं कि अब आती करना है उसका, हाँ। जो भी मतलब बाय बाय स्वेदन। आप लोकल लोकल अभ्यंग और लोकल जी स्वेदन, यानी कि पेल्विक रीजन में आप ये कह जी, सकते हैं गुदा को वो बचाते पहले, हैं। वो वो पहले सर। पहले करना है। वो क्यों करना है, क्यों करना जी है, उसका भी कारण है। आपके मन में आएगा क्यों करना है। भाई जी हम सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन ना भी करें तो लोकलाइज्ड अभ्यंग और गुदा प्रदेश को बचाते हुए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेल्विक एरिया में आप लोकल मृदु स्वेद दे सकते हैं। इसका क्या लाभ मिलता है कि जब आप अभ्यंग और स्वेदन देते हैं तो आप वैसे भी देखें तो आपकी जो उस रीजन की जो उस एरिया को आप एक्टिव कर रहे हैं सुनील जी, क्योंकि जी। आपने क्या करना है, प्रक्षेपित करते हैं आप अस्थि द्रव्य को। जो आप प्रक्षेपण करते हैं तो आपने मान लीजिए, सपोज करिए, अब आप देखिए इसको सोचिए आप जरा सा। मैं हर चीज को बहुत एग्जांपल्स देके बताता हूँ। जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो मिसाइल ग्रेविटी के अगेंस्ट प्रक्षेपित होता है। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग तब होता है जब आप किसी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो प्रक्षेपण शब्द होता है। मिसाइल उड़ाया नहीं आता है, या रॉकेट को उड़ाया नहीं आता है, रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ आता है ना, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट हम उसको
ऊपर देते हैं, क्योंकि उसका एक फोर्स जो है उसका विरोध कर रहा है। तो आपको मालूम है कि इंटेस्टाइन में नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। हम जब भोजन जी करते हैं, हमारी मुख गुहा से लेकर के जो हमारी गुदा है वहां तक एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है। जी तो विरेचन देना स्वाभाविक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाना है, वमन देना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिवर्स करना है। इसलिए देखिए, वमन जो है, विरेचन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, वमन में ही प्रॉब्लम आता है। बस्ती में भी आप क्या कर रहे हैं, अपोजिट प्रक्षेपण कर रहे हैं। तो जब आप अपोजिट प्रक्षेपण करते हैं तो उसके पहले तैयारी करते हैं। तैयारी करने का अर्थ ये है कि उस एरिया को एक्टिव करते हैं। तो एक प्रकार से आप यूं समझिए कि गुदा प्रदेश में मृदु अभ्यंग, मृदु स्वेदन करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आप जब प्रक्षेपण कर रहे हैं, जो आप औषधि दें, उस औषधि का आराम से वो औषधि अपने मार्ग से ऊपर की तरफ जाए, ये उसका उद्देश्य। सुनिए, उसी का लोकल स्वेदन मतलब जो है से। ये तो ये लोकल सर, देते हैं, लेकिन तो फिर ये भी दो, आप रखिएगा, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये गुदा जो है हमारा सद्य प्राण हर मर्म है, हृदय जी हमारा सद्य प्राण हर मर्म है, बस्ती हमारा सद्य प्राण हर मर्म है। और सद्य प्राण मर्म स्थानों पे हम डायरेक्ट स्वेदन नहीं देते, ऑलवेज इनडायरेक्ट देंगे। तो कैसे देंगे, तो आप उसका एक तरीका आप कर सकते हैं कि आप बहुत दूर से दे सकते हैं, बहुत लीस्ट क्वांटिटी में आप देंगे। और ये आपको ध्यान देना, ठीक है जी। तो उसका हिप ज्वाइंट पर तो सर दिया जा सकता है सब पीछे कि नहीं? कैसे? हिप हाँ ज्वाइंट पर स्वेदन? हाँ, क्यों नहीं, हिप जॉइंट पे क्यों नहीं दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे आप वहां पे, है ना। सीधे हाँ तो सीधे आप गुदा मार्ग के पास नहीं देना है। बस 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 केवल आपने गुदा मार्ग को बचाते हुए आपने इस प्रकार से आपने जो है इस वस्तु का प्रयोग करना है। वस्तु से पहले एक प्रकार से हम तैयारी जो कहते हैं, हम तैयारी कहेंगे उसको, इस प्रकार की तैयारी आप, ठीक है एक जी। तरह से इस तरह से स्वेदन से संन्याहांश भी मतलब जो है से ये हो जाएगा और मेरे आप ख्याल से। स्नेहांश भी दे रहे हैं, तो स्नेहांश क्या करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो संधि स्थान है, वहां पे हीलियम, इशियम, प्यूबिस, ये सारे बोन्स फ्यूज होकर पेल्विक रीजन बनता है। जी प्लस आप देखते हैं कि वहां पे आपने कभी देखा होगा किसी का पेशाब रुक जाता है, ऑब्स्टिपेशन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके यूरिनरी ब्लैडर रीजन पर मैंने बताया था सिकाई करते हैं, नहीं, जी आप आराम जी। से जाता है। अपान वायु, हालांकि यहाँ पे हमारा अपान वायु की गति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम अपान वायु की स्वाभाविक गति के विपरीत हम औषधियों को हाँ, उसके प्रक्षेपित तो विपरीत जा रहे हैं। जा रहे हैं। यहाँ पे वो जी उद्देश्य नहीं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारी जो वो एरिया है वहां पे, एक तो आपने देखा है कि आप स्नेहन और स्वेदन का लोकलाइज्ड भी प्रभाव अगर आप देखें, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से मार्ग के अवरोध को तो दूर करता ही है ना। हमारी जी। हमारी जो गुदा मार्ग है मसल, उसका विस्तार करेगा, जी मसल को उसमें मसल्स भी मतलब थोड़ा सा जो है से रिलैक्स हो जाएगा रिलैक्स, वहां से। उसका हमको लाभ मिलेगा, हमारी जो वस्ती दान है वो आसानी से होगा, वो जी निरापद रूप से जी है। जी सर। इसीलिए हम देते हैं। तो लेकिन हम इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्वांग अभ्यंग और सर्वांग वास देते हैं, इसमें लोकलाइज्ड हम देते हैं, स्थानिक प्रयोग लोकलाइज। जी सर। लोकलाइज्ड। और कोई ठीक। प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। हमने जो भी चर्चा की है, जो लोग पिछले मेरे साथ सत्र ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे चलिए जेटली जी, जी बताइए जेटली साहब। मेरा ये क्वेश्चन बहुत पहले का ये होना चाहिए था, 10वीं आतुर परीक्षा पहले देख लेना चाहिए ना, तब ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 10वीं आतुर परीक्षा बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में जब आप रोगों की निदान की बात करते हैं तो निदान नैदानिक परीक्षणों में त्रिविध परीक्षा, 10विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा। तो अब मैं कहता हूं कि हम पूरा 10विध परीक्षा ना भी देखें, त्रिविध परीक्षा कम से कम कर लें। दर्शन है, प्रश्न है, स्पर्श कर लें। स्पर्श परीक्षा में नाड़ी परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप नाड़ी परीक्षा करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि इसमें कौन से दोष का आवरण है, कौन सा आवरक है। मैं तो इसको पढ़ाता हूँ पूरी डिटेल में आपको, तो डेफिनेटली इसका बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ ना कि व्यापद से घबराने की जरूरत नहीं है, व्यापद तो होता ही नहीं है, इसलिए व्यापदों पे चर्चा ही ना करें। व्यापद तभी होता है जितेंद्र मिश्रा जी, कहीं ना कहीं से हम कोई ना कोई चीज स्किप करते हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज हमसे मिस हो जाती है। और देखिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान है, कभी कभी सीखते हैं हम ऐसा करके, इसमें कोई गलत नहीं है। सुनील जी बताइए। सर तो ये जो बस्ती क्रम जो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा सर हम तो न्यू हैं इसमें, जो है नाड़ी परीक्षा भी तो पहले जरूरी है तो सर। ऐसा है कि किसी भी चीज को आप, किसी भी ट्रीटमेंट को आप चॉइस कर रहे हैं, कि आप जी क्यों बस्ती का सिलेक्शन कर रहे हैं, पहले तो इसके आपके मन में एक बात होगी ना, या तो आप जी जी। रोगानुसार उस क्रम का चयन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि भाई आमवात का रोगी है, तो आमवात में विरेचन भी कहा गया है, बस्ती भी कही गई है, क्षार बस्ती प्रशस्यते,
तो आपके मन में दो दुविधा हो सकती है कि मैं कहाँ पे विरेचन दूं, कहाँ पे वस्ती का चयन करूं। नहीं, तो आपको जी इन चीजों में जिसमें कहते हैं ना कौन सा दोष प्राधान्य है, किसका अनुबंध है, ये देखने के लिए, ये देखते हुए आप इन चीजों का डिसाइड करते हैं। जैसा कि मैं बार बार अपने नाड़ी परीक्षा के सत्र में बताता हूँ कि जब आप नाड़ी में वात की नाड़ी को उठते हुए देखते हैं तो ये वात की नाड़ी का स्वाभाविक गुण नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये वात वात की नाड़ी में पित्त का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इसे जलौका गति कहते हैं। जो इन्फ्लुएंसर होता है, यानी जिसे हम लोग ना आवरण और आवरक में बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत सिंपल है ये। आवरण का अर्थ होता है कि कवरिंग, समझ रहे हैं सुनील जी, जी कवर। सर। कवर करने वाला जिसने कवर किया है, दोषों की एक क्वालिटी होती है कि एक दूसरे को भी दूषित करते हैं और स्वयं भी दूषित हो जाते हैं। आप गौर से देखिएगा, इसीलिए इनको दो शब्द दिया गया है। ये पॉजिटिव शब्द उसमें भी है और नेगेटिव शब्द में भी, नेगेटिव एस्पेक्ट में भी है। तो आवरण जिसने किया है, यदि आप आवरण करने वाले को नहीं हटाएंगे और सीधे आप आवरक की चिकित्सा करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जी तो इसीलिए ये देखना होता है कि कहाँ पे हमें विरेचन करना है। जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे पित्त का अनुबंध है, पित्त ने आवरण किया है, वहां पहले हम पित्त और आवरित कौन है, आवरित वात है, तो वात की चिकित्सा नहीं करेंगे, वहां किसकी करेंगे सुनील जी, पहले उसकी, उसने जिसने अब इन्फ्लुएंस किया है आप पहले उसको हटाएंगे। अब लक्षण तो आपके वात के आ रहे हैं, पर आपने ये नहीं देखा कि वहां वहां कवर करने वाला कौन है, तो आप पहले लक्षण वाले की चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसीलिए पहले ये चीजें हमें नाड़ी परीक्षा से बहुत अच्छी तरह से जी क्लियर सर। सर नाड़ी है। परीक्षण का जब ये होगा तो थोड़ा सा हम करेंगे, थोड़ा इसका बता दिया जाएगा जब ये। नाड़ी परीक्षण जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप प्लीज उसको, क्योंकि वो बहुत गहन विषय है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है लोग। और लोग आते हैं, एक लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चौथे लेक्चर में आ जाएंगे, फिर मुझसे पूछते रहेंगे, न मैं कुछ समझा पाता हूँ न वो कुछ समझ पाते हैं। नाड़ी परीक्षा एक विषय, समझ लीजिए ऐसा विषय है जो केवल रोग निदान तक ही सीमित नहीं है, इसके आधार पर हम रोगों की चिकित्सा का भी निर्णय लेते हैं। तो इसीलिए हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम नाड़ी परीक्षा करें। हमें इतना ही नहीं, नाड़ी परीक्षण ही नहीं, एजिटली जी, नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृग आकृति, ये सारी परीक्षाएं तो हम अपने नैदानिक निर्णय के लिए करते ही करते हैं और करना ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुनील जी, मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया, और किसी के प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। पैरालिसिस में भी हम इस प्रकार की गुरुचि से सिद्ध तेल की मात्रा वस्ती दे सकते हैं। मैंने बताया कि मात्रा वस्ती बहुत सेफ है, ये 8 से 12 घंटे आपके शरीर में घुस जाए, इवन एब्जॉर्ब हो जाए, आपको पता भी न चले कब निकली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मंदाकिनी जी। ये हमारे शरीर में रुकती है, रुके, इसीलिए हम देते हैं, और इसे हम नित्य दे सकते हैं क्योंकि मात्रा कम मात्रा में ये दी जाती है। तो ये आप दे सकते हैं, क्योंकि पैरालिसिस की कंडीशंस में देखिए मरीज जो है, कई बार आशीष जी ऐसा होता है कि मरीज बेड रिडन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब बेड रिडन व्यक्ति में आप जो है, आपने एक प्रॉपर तरीके से आप कर्म काल और कर्म वस्ती का प्लान कर रहे हैं, तो जितेंद्र मिश्रा जी व्यापक की संभावना बनती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो हो नहीं रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, पेशेंट बेड रिडन है। तो ऐसे में आपको अपने, नहीं मैं तो उसको कर्मवस्ती का ही 30 कोर्स कराऊंगा, पहले अनुवासन, फिर आस्थापन, अनुवासन, एकांतर दूंगा, मात्रा हम जो उसके उम्र के हिसाब से मात्रा रख देंगे। हम तो सिद्धांतिक चिकित्सा कर रहे हैं भाई साहब, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, उसका मूवमेंट हो नहीं रहा है, वो बेड में है, उसका कोई भी, आपने देखा होगा एक पेशेंट है हमारे पास, वो एक्सीडेंट हुआ उसका, वो गाड़ी गिर गई उसकी, और वो नीचे वाला हिस्सा उसका पैरालाइज्ड है, कई दिनों से है। हाँ, अनुवासन बस्ती भोजन के तुरंत बाद क्यों देते हैं, इसका प्रश्न उत्तर हो चुका है गुरुदर्शन कुमार जी। फिर मैं बताता हूँ आपने प्रश्न क्या है, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताऊंगा, पहले मैं वो बात क्लियर कर दूं। तो उसका लोअर हिस्सा जो है ना, वो पैरालाइज्ड है। तो मैंने उसको देखा कि अगर उसका जब तक बीच में अगर आप 15-20 दिन उसका कुछ ना करें, तो वो लोअर जो एक्सट्रीमिटी है ना, वो पूरा उसकी वीक हो जा रही है, पतले पड़ जा रहे हैं टांग, पैर जो है वो पतले पड़ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो पैर है ना, ये रोज एक्टिव रहता है, हम चलते हैं फिरते हैं। अगर आप 1 महीने बेड पे बैठ जाएं तो आप देखेंगे आपके पैर कमजोर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति पैरालाइज्ड है, उसके लिए आपको मात्रा वस्ती बेस्ट रहेगी। यदि आप उसको वैसे ही स्थापन और जो है वो अनुवासन वस्ती या अनुवासन निरूह का आप एकांतर क्रम देंगे उसी मात्रा में, वहां पे चलेगा नहीं, इसलिए आपने वहां मात्रा वस्ती देना।
गुरुदर्शन कुमार जी, फिर मैं आपको जवाब देता हूं कि जो हम अनुवासन वस्ती देते हैं वो भोजन के बाद इसीलिए देते हैं क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है अनुवासन वस्ती का, गुरुदर्शन कुमार जी? सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ। पहले मुझे आपका भी परीक्षण करना पड़ेगा कि आप पिछला भी याद करते रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अनुवासन अवस्थी का जो नाम है अनुवासनम, मतलब क्या है बताइए दर्शन कुमार जी? जो वसे रहे, जो रुके शरीर में, क्या है उसका अर्थ? जी दर्शन कुमार जी बताएंगे आप? मैं आपसे ही पूछता हूँ, दर्शन कुमार जी को अनम्यूट कर देता हूँ, दर्शन कुमार जी खुद ही जवाब देंगे इसका। अभी दर्शन कुमार जी को अनम्यूट करते हैं। दर्शन कुमार जी, अनुवासन का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? हाँ जी, म्यूट कर दिया आपने, अनम्यूट कीजिए। क्या बताया था तुम? अनुवासन क्या मतलब है? अनुवासन का अर्थ जो हमारे शरीर में बहुत देर तक बसे रहे या रहे। हाँ, जो रुके, जो बसे, जो रहे। नहीं तो रुकने के अब आस्थाप। और नीरू का अर्थ क्या है? नीरू का उद्देश्य क्या होता है? नीरू का उद्देश्य जो आरोहित करके खींच के बाहर निकाले। दोनों का परिभाषा में डिफरेंस है। हालांकि नीरू और आस्थापन भी जो है क्रमशः आपने देखेंगे तो बेसिकली वहां पर भी डिफरेंस है तो दोनों क्वाथ प्रधान वस्ती, लेकिन आस्थापन देखते हैं कि उसका उद्देश्य रसायन, वाजीकरण, ब्रह्मण प्रभाव के लिए हम देते हैं उसमें औषधि। ऐसा नहीं है कि आपने जो निरूह वस्ती दी है या आस्थापन वस्ती उसमें स्नेह नहीं है, वहां भी स्नेह है, आपने देखा, पर मात्रा कम है। लेकिन जो अनुवासन अवस्थी है उसमें मात्रा में स्नेह की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये होता है कि वस्ती शरीर में रुके। अब आप देखिए एक बार, यदि व्यक्ति ने भोजन ग्रहण कर लिया, भोजन ग्रहण करके आपने उसको क्वाथ प्रधान वस्ती दे दी, भोजन ग्रहण करने के बाद गुरुदर्शन कुमार जी एक सामान्य प्रक्रिया इंटेस्टाइन में होती है। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं या नहीं भी करते हैं तो एक निश्चित समय पर एक उस भोजन को आगे खिसकाने के लिए एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। जैसे हम यूं कहते हैं कि ये अपान वायु की जो गति है वो अनुलोमित होती है और हमारा जो ग्रहण किया गया भोजन है वो आगे बढ़ता है। तो यदि आपने काढ़े वाली वस्ती भोजन के बाद दे दी तो क्या होगा? काढ़े का स्वभाव भी कैसा रहता है? क्वाथ प्रधान वस्ती गुरु होती है, आप जानते हैं। रुक्षता भी है उसमें, आप देख रहे हैं, रुक्षता को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। तो भोजन के बाद दे दी तो क्या होगा? जो 10 मिनट रुकना था ना आपका वस्ती, वो 10 मिनट भी नहीं रुकेगा। वो खट से क्या होगा? बाहर एक्सपेल आउट हो जाए, क्योंकि इंटेस्टाइन की मूवमेंट हो गई। जो हमारी तेल की वस्ती होती है वो क्या करती है? लुब्रिकेट करते हुए जाती है, लुब्रिकेट करते हुए जाती है। तो हमने क्या किया? भोजन करने के बाद जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होने में समय होता है, इसलिए देखा होगा दर्शन कुमार जी बोला है कि खाना खाने के बाद हाथ भी ना धोया हो तब तक वस्ती लगा दो। यानी कि अर्थ ये है कि आपके शरीर में जब तक उस भोजन ग्रहण करने के बाद मूवमेंट, थोड़े गैप के बाद नहीं कहा, आधा घंटे के बाद, ये ध्यान देना। ये नहीं बोला कि भोजन करने के आधे घंटे के बाद दो, भोजन करने के तुरंत बाद, यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होना है वो होने से पहले ही आप उस वस्ती को डाल दो, ताकि वस्ती अपनी जगह पर पहुंच जाए। और जब वो एक बार अपनी जगह पर पहुंच जाती है तो वहां फिर स्थित रहती है। ध्यान दीजिएगा। तो इसी कारण से तत्काल बाद का है, उसमें ये भी शब्द है, इमीडिएट आफ्टर द भोजन हम इसको देते हैं। ठीक है दर्शन कुमार जी, समझ में आया? जी जी। बोलिए शैलेंद्र जेटली साहब। ये मात्रावस्ती मात्रावती जो तेल की देंगे उसमें जी। भी करना होगा, वही नियम लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्योंकि तेल का देखिए, मात्रावस्ती में, मात्रावस्ती सेफ है, मात्रा में कम है, लेकिन अपने को ये चीज वहां भी ध्यान रखना है कि वहां पर भी आपने चूंकि तैल स्नेह अंश प्रधान वस्ती दे रहे हैं तो आप भोजन के बाद देंगे उसको। हरीश बत्रा साहब, ये तो रिपीट तब होगा, आपको तो मैं पढ़ा चुका हूँ पंचकर्मा, आपने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको बाद में इसका उत्तर दूंगा, अभी मैंने रिपीट किया है। हमने सवाल ये है कि जो स्नेह प्रधान वस्ती है जिसे अनुवासन वस्ती कहते हैं उसे भोजन के तत्काल बाद क्यों देते हैं, और जो क्वाथ प्रधान वस्ती है जिसे निरूह या स्थापन वस्ती कहते हैं उसे खाली पेट क्यों देते हैं, ये सवाल था, इसका उत्तर मैंने दिया। बोलिए आशीष जी। मुझे लगता है आज भी मेरा ये जो वस्ती के द्रव्य वाला पार्ट रह जाएगा। सर एक वो शब्द आया था सर, एक में कि लेक्चर देख रहा था, वहां पे सर निरुस्तंभ शब्द था कि जैसे निरुपस्तंभ, केवलम निरुपस्तंभ आदौ। हाँ जी जी। हाँ हाँ। तो इसमें निरुस्तंभ
निरुस्तंभ जी अपने निरुबस्ती से कुछ similarity है क्या निरुस्तंभ सर? नहीं है, वो निरुस्तंभ नहीं है, निरुपस्तंभ है। हाँ, निरुपस्तंभ, निरुपस्तंभ का अर्थ है निरामा अवस्था प्राप्त। अच्छा जी, थोड़ा सा शास्त्र को पढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आप कुछ और वस्ती कल के बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया कि आप सिद्ध तेल की मात्रा वस्ती दे सकते हैं। आप अल्सरेटिव कोलाइटिस में आप जो है पंचवल्कल क्वाथ, शतावरी घृत और उदंबर क्वाथ, इससे आप वस्ती का निर्माण कर सकते हैं। ये भी वस्ती काफी आप दे सकते हैं। इस वस्ती का भी आप निर्माण करके इस वस्ती को आप दे सकते हैं। ये चूंकि 21 दिन तक लिखा है तो इसका मतलब है क्वाथ प्रधान वस्ती है, तो आप अनुवासन से इसको एकांतर करेंगे। ये अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है। हिक्का वाले रोगियों में आप एरंडमूल आदि वस्ती दे सकते हैं, जिसका प्रधान जो इंग्रेडिएंट है वो एरंडमूल है। इसके बहुत सारे आपको फॉर्मुलेशंस मिल जाएंगे। गुड़ुची आदि वस्ती में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप देख सकते हैं। गुड़ुची क्वाथ और 10 मूल क्वाथ को और रास्ता, इन सभी को आप 8 पल की मात्रा में मिलाएंगे। शहद, तेल और घृत देखिए 3 पल और 6 पल, दूध 2 पल, कांजी आधा पल, गोमूत्र आधा पल और दधिमस्तु आधा पल। इनका रेशियो जब भी आप मिलाएंगे तो माक्षिकम लवणम तैलम कलकम क्वाथम इति क्रमात्, ये वाला ध्यान जरूर रखेंगे। आवापतः इति क्रमात् जो मैंने आपको बताया था। कमोबेश ये एक एवरेज डोज यहाँ पे बताई गई है, ये वात व्याधियों में आप देते हैं। इसी प्रकार से आप त्रिफला वस्ती में त्रिफला क्वाथ मेजर इंग्रेडिएंट है, गोमूत्र, मधु और क्षार है। ये लेखन वस्ती है, जहां भी क्षार पड़ता है वो लेखन प्रभाव देता है। इसको स्थौल्य में देते हैं हम लोग, यवक्षार इसमें प्रधान है। माधु तैलिक वस्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट वस्ती है। यदि आप इस वस्ती को देखेंगे तो इस वस्ती का जो प्रभाव है ये एक प्रकार से हमारे शरीर में ये एक प्रकार से रसायन प्रभाव भी देता है, क्योंकि मधु और तेल इसमें मिला हुआ है। तो माधु तैलिक वस्ती का आप निर्माण कर सकते हैं। ये सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 39 के 100 से 101 में रेफरेंस में आया है माधु तैलिक वस्ती। माधु तैलिक, हाँ जी बोलिए सुनील जी। हाँ जी सुनील जी बोलिए सर, एक मिनट में म्यूट कर देता हूँ जी। हाँ जी बोलिए, कहाँ है सुनील जी, क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है बस्ती दर सर, तो ये माधु तैलिक बस्ती क्या बस्ती है सर? मात्रा बस्ती है माधु या? तैलिक बस्ती जो है वो कतई मात्रा बस्ती नहीं है। माधु तैलिक बस्ती में क्या क्या है तो क्वाथ प्रधान है। देखिए एरंडमूल क्वाथ लिख लीजिए आप। एरंडमूल क्वाथ 100 ml मूर्छित तिल तेल या रोगानुसार आप कोई भी तिल तेल ले सकते हैं। शुंठी चूर्ण 20 ग्राम, सैंधव लवण 10 ग्राम, मदन फल 1 नग, तो मिला के 100 ml इसमें बराबर मात्रा में मधु के साथ मिला करके वस्ती देते हैं। ये वस्ती जो है एक प्रकार से आप यूं समझिए में जो है वो क्वाथ ज्यादा है। 200 ml क्वाथ है सुनील जी, देखिए ना आप, एरंडमूल क्वाथ 100 ml और प्लस 100 ml के करीब जो है, मतलब क्वाथ 100 ml क्वाथ है इसमें, 100 ml मूर्छित तिल तेल या आप रोगानुसार चयन, तो बराबर मात्रा में है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो बस्ती है ये इसमें तेल भी है और काढ़ा भी है, सब मात्रा में। देखिए आप गौर से देखिए, आप सुनील जी नोट कर लीजिए। सुश्रुत ने बताया 39वें अध्याय के 100 से 101 रेफरेंस में आपको ये मिल जाएगा। एरंडमूल क्वाथ 100 ml प्लस 100 ml मूर्छित तिल तेल, और या आप रोगानुसार कोई भी तेल का चयन कर सकते हैं 100 ml। उसी में आप सौंफ का चूर्ण 20 ग्राम और सेंधा नमक 10 ग्राम, मदन फल 1 नग। देखिए मदन फल का अपना प्रभाव है, आप सब जानते हैं। मदन फल जो है वो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी और अणु प्रवण भाव से काम करता है। और 100 ml शहद मिला दिए हैं। तो इसका स्पेसिफिक नाम सुश्रुत ने माधु तैलिक वस्ती के रूप में दिया है। इसे आमवात के लिए स्पेसिफिकली उल्लेखित किया गया है। तो आमवात के लिए इसको स्पेसिफिक उल्लेख किया गया है। और एक केवल आप शहद और तेल को बराबर मात्रा में मिला के आप यष्टि मधु मिला के आप जो वस्ती देते हैं वो भी माधु तैलिक वस्ती है। इसका रेफरेंस कहाँ से है ये मुझे नहीं मालूम है, मैं बता दूंगा आपको देख के। ये नेत्र रोग हेतु श्रेष्ठ माना गया है। तो ये वस्ती के ऐसे बहुत सारे वस्ती द्रव्य हैं। कुछ का मैं आपको केवल यहाँ पे बता रहा हूँ। आप बाद में हम जब डिजीज वाइज पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा। जैसे कृमिघ्न वस्ती में देखिए आप, तो विडंग है, त्रिफला है, नागर मोथा है, शिग्रु है, मदन फल है। आप एक बात गौर कर रहे होंगे,
इन सारे बस्ती द्रव्यों में मदन फल मिलाया गया। आपको जब मैंने मदन फल के गुण पढ़ाए थे, बताया था, तो मैंने बताया था कि मदन फल में ठीक से भी गुण, रहे। मदन फल में क्या गुण है? मदन फल में आपने एक अच्छी औषधि के जो गुण होते हैं, क्या होते हैं? अल्पमात्रम, आप लोग भूल जाते हैं शायद, अल्पमात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुतम लघु पाक सुखम स्वादु प्रीणनम व्याधुनाशनम। ये जी मेरी मधु का क्वाद, क्वाद बनाना है मंदाकिनी जी। क्योंकि आप देखिए मंदाकिनी जी, मैं किसी भी वैद्य को कहता हूँ कि आप इनमें चेंज कर सकते हैं बहुत। आप चूंकि एक काय चिकित्सक है ना, तो देखिए मधु यष्टि वहां मिला है, तो नेत्र के लिए हितकारी है, तो मधु यष्टि मिलाया है। तो आप इस प्रकार से औषधियों का चयन कर सकते हैं। आप औषधियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं। देखिए विडंग, त्रिफला, नागरमोथा, शिग्रु। अब आप इनमें देख रहे होंगे विडंग, त्रिफला, नागरमोथा और शिग्रु, ये चारों औषधियां कृमिघ्न है। तो आप कहेंगे कि सर मदन फल क्यों मिलाया इसमें? मदन फल इसीलिए मिलाया ताकि ये औषधियां क्या करे, अपने स्थान पर पहुंच जाए। नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि इसको क्यों मिलाया गया, क्योंकि इसको, भाई एक बात आपने गौर किया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब पेट्रोल भराते हैं तो पेट्रोल पंप वाला हमको बोलता है साहब ये मिला लो तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। नहीं तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो हम इसी तरह से जो हमारी जो मेडिसिन है विडंग, त्रिफला, नागर मुथा, शिग्रु, इसके अंदर मदन फल की भी गुण आ जाएंगे। और मदन फल कैसे गुण रखता है? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, बेवाई, विकासी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रभाव है मदन फल का, अणुप्रवण भाव। यानी जो कृमि कहीं भी छुपा हुआ है उसे खींच खींच के बाहर निकालेगा। अब भाई तिल तेल इसीलिए मिलाया गया है क्योंकि आप बेस बनाएंगे इसका, तो वहां स्नेहांश भी होना चाहिए। ये तो ये आप कर सकते हैं। और साथ में जब कल्प कैसा मिलाएंगे, तो वायुविडंग, पिप्पली का कल्प आपने पढ़ा है कि क्या है, उसका रेशियो कैसे मिलाना है, तो याद कर लीजिए आप, जो मैंने बताया था आपको, या माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कह कल्कह आवापतः इति क्रमात्, तो इसी क्रम में मिलाना है। तो कल्प में आप, कल्प का चयन आप ऐसा करिए कि आप वो भी कृमिघ्न औषधियां हो। तो इस प्रकार से मात्रा का आपको रेशियो में पहले बता चुका हूं, तो ये कृमिघ्न बस्ती हो गई। इसी प्रकार से किसी को आप शुक्रवर्धन करके लिए दे रहे हैं, इनफर्टिलिटी का केस ट्रीट कर रहे हैं, तो आपने क्या ध्यान देना है कि आप शहद रखिए, दूध रखिए, घी रखिए, ये 8 तोला की मात्रा में टोटल, और सेंधा लेमन उसमें आधा तोला मिला दीजिए, तो शुक्रवर्धक बस्ती हो जाएगी। ऐसे आप बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हैं। मैं आपको अभी बताना शुरू करूं तो आप नोट करना चाहें, यदि आपकी रुचि हो तो कुछ और बस्ती का लिखिए आप नाम। ऐसी प्रकार से मुस्ताद यापन बस्ती है, जो मैंने नोट्स में नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। मुस्ताद यापन बस्ती में मुस्ता है, गिलोय है, कुटकी है, बला है, रासना है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मजीट है, अमलतास है, खस है, गोक्षुर है, दसमूल है। ये सब एक एक पल की मात्रा में है। दोबारा रिपीट करता हूँ, मुस्ता है माठा, गिलोय, कुटकी, बला, रासना, मजीठ, अमलतास, ये सब सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 39वें के में ये सभी आपको वस्ती द्रव्यों का उल्लेख आता है। महर्षि सुश्रुत ने बहुत सारे वस्ती द्रव्यों का उल्लेख किया है, और इसमें भी एक हम मदन फल का 8 नग लेते हैं, 16 गुना पानी में चतुर्थांश शेष रहने तक इन सबको पकाते हैं, और बाद में फिर इसमें बकरे का मांस रस मिलाते हैं, मधु, घृत, सौंफ, प्रियंगु, मुलेठी, रसौंत, इन सबको एक एक तोला इनका कल्प मिलाते हैं, सेंधा नमक वही रखते हैं मात्रा, और इन जो हमने आपको बताया है, इस प्रकार से योग्य योगी का विचार करके ये वस्ती देते हैं। इसे मुस्ताद यापन वस्ती कहा गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, मुस्ता आदि, मुस्ता आदि का अर्थ है मुस्ता के साथ साथ अन्य द्रव्य। तो अन्य में गिलोय है, कुटकी है, बला है, रासना है, मजीट है, अमलतास है, खस है, गोक्षुर है, त्रयमाण है, दशमूल है। इन सबको एक एक पल की मात्रा में लेना है। आप एक पल जानते हैं कितना होता है? एक पल 4 तोला, और आप एक तोला को कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको ग्राम में आ जाएगा। फिर मदन फल उसमें 8 नग लेना है, 16 गुने पानी में आपने इसको मिलाना है। 1/4 रह जाने पर उसको, जैसे हम कल्पना करते हैं क्वाथ की, वैसे ही कल्पना करनी है। और इसमें कैन वी गेट इन पीडीएफ फॉर्म? रश्मि जी, मैं भेज दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में। मैं तो कह रहा हूँ आप खुद ही बना लीजिए ना, मैं नोट करा रहा हूँ आपको। ये जो पांडे जी ने तो बनाया नोट्स, ऐसे आप भी बना सकते हैं। वैसे मैंने आकांक्षा श्रीवास्तव जी ने वमन और विरेचन के नोट्स बनाए हैं, बस्ती का नोट्स अभी आ जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो बहुत अच्छा बनाती हैं जो है डॉक्टर आकांक्षा जी, तारीफ करता हूँ मैं उनकी। तो डेफिनेटली आई विल शेयर
जब वो बस्ती के नोट्स आ जाएंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और बमन और विरेचन के नोट्स तो ऐप पे देखिए। यहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा आप टेक्नो फ्रेंडली बन जाइए ना मेरी तरह से। आप लोग तो मेरे से उम्र में सब छोटे हैं और मेरे से ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली होंगे आप। मैं तो अब आउटडेटेड पर्सन हो सकता हूँ मैं, लेकिन आप तो अपडेटेड हैं। देखिए यहाँ आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप खोलिए। इस प्रकार से मैंने अपने लैपटॉप में स्टडी मटेरियल सेक्शन फ्री है। अब देखिए ना कितने वैद्यों ने ज्वाइन किया है, इसमें लगभग 8,000 वैद्यों ने इस ऐप को ज्वाइन किया है। पर बड़ा दुर्भाग्य है 50% लोगों ने ना पेरेंट्स के रूप में ज्वाइन किया है। अरे भाई पेरेंट्स के रूप में ज्वाइन करेंगे आप ऐप में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप माता पिता भले ही होंगे अपने घर में बच्चों के, पर यहाँ आपको आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप ज्वाइन करते समय आपको एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो स्टडी मटेरियल देखिए फ्री दिखता है। इसको जरा स्क्रॉल करिए और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें सारे नोट्स डाले हैं। अभी अभी वमन और विरेचन के भी नोट्स मैंने जो आकांक्षा जी को पढ़ाया था मैंने, उन्होंने हमें बना के भेजा, वो मैंने यहाँ डाल दिया है। और देखिए कितना बेहतरीन संकलन है ये, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स को बहुत मददगार है। सब कुछ है इसमें, चक्रपाणी की टीका, सुश्रुत संहिता, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। बट आपको केवल और केवल इसको डाउनलोड करना है। अब जिनके पास एंड्रॉयड है वो तो कर पाएंगे, ये लैपटॉप पे कर पाएंगे। आईफोन पे ये अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमने इसको आईफोन के कंपेटेबल नहीं बनाया है। फिलहाल आप इसको लैपटॉप से कर सकते हैं। मैं आपको नोट शेयर दिखा देता हूँ। इसमें मर्म चिकित्सा सब कुछ मिलेगा आपको। एक प्रैक्टिशनर्स को जो ज्ञान के लिए जितनी चीजें हैं वो सब यहाँ मिल जाती हैं। मैं आपको एक मिनट, वो मैंने उनका नाम लिख के इसमें नोट्स डाला हुआ है। मैं आपको एक मिनट, ऊपर होगा शायद। और समीर जमदग्नी सर का भी फार्मूला बुक है, वैद्य अरविंद पाठक के भी तमाम सारे लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, मेरे भी आपको तमाम सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मॉडर्न की बुक्स भी आप अगर पढ़ना में रुचि रखते हैं तो वो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको शरीर क्रिया विज्ञान, नाड़ी, आयुर्वेदा लाइब्रेरी में चले जाइए, इसमें होगा ये शायद, आप थोड़ा ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। जितना चीज हो सकता है मैंने यहाँ डाला है। एक मिनट मैं आपको जरा वो दिखा दूं, घेरंड संहिता, कौमार, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हेयर। बल्कि अभी हमने बहुत चीजें डालनी है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपके पास भी कोई लिटरेचर्स हैं पुराने तो आप उसका जरूर पीडीएफ बनाइए, मुझे शेयर करिए, मैं इसको यहाँ डालूंगा। मैं अष्टांग हृदय, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हेयर। रोगी परीक्षा विधि, रणजीत राय देसाई की पुस्तक, शरीर क्रिया, पंचकर्मा नोट्स, ये हमारे एक स्टूडेंट का बनाया हुआ है, मालवीय जी का, लॉट्स ऑफ मर्मा, लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स। एक मिनट मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, ये यहाँ पे है। इसमें इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी मुझे सर्च करने में बहुत समय लग जाएगा। पंचकर्म के पश्चात क्या करें, बहुत बढ़िया है। बहुत सारे हैं, केस शीट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं। औषध काल पे पूरा नोट्स है। आप उसका फायदा नहीं ले रहे हैं, आप लोग डाउनलोड कीजिए और इसी प्रकार से इसको खोलिए और पढ़िए। मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझे अभी इंस्टॉल करने में टाइम लग रहा है, मिल नहीं रहा है। फिलहाल आप नोट लीजिए जो मैंने बताया है। और मुस्तादी यापन व्यवस्थी मैंने आपको नोट करा दिया। मुस्तादी यापन व्यवस्थी कहाँ कहाँ दे सकते हैं आप, तो ये आप बात रक्त में, प्रमेह में, शोफ में, अर्श में, गुल्म में, मूत्रावरोध में, विसर्प में, अतिसार में, इन सब में आप दे सकते हैं। खासकर इसको मानसगत वात में श्रेष्ठ माना गया। बोलिए आशीष कुमार जी, बताइए सर। वो रेफरेंस वापस चरक चरक चिकित्सा में कहाँ पे है सर? मुस्तादी यापन और ये मुस्तादी यापन व्यवस्थी सुश्रुत का है, चिकित्सा स्थान 39वां अध्याय 106 से 111 रेफरेंस सूत्र है, लिख लीजिए। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 39वां अध्याय 106 से 111 रेफरेंस है, 111वां सूत्र है। ठीक है जी। तो आप मुस्तादी यापन वस्ती दे सकते हैं। इसी प्रकार से एक युक्त रथ वस्ती आती है, युक्त रथ वस्ती लिख लीजिए। सुनील जी क्या सवाल है आपका, बोलिए। हाँ जी बोलिए सुनील जी। आज केवल वस्ती कल्पना पे चर्चा करनी है, फिर हम डिजीज वाइज आपको बहुत सारी वस्तियां बताएंगे जब हम बीमारियां बताएंगे जी। सर मुस्तादी बस्ती का जो है नहीं नोट कर पाए थे, वही लिखिए मुस्ता, लिखिए मुस्ता, गिलोय, कुटकी, बला, रासना, मजीठ, अमलतास, खस, खस 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 होता है ना, खस, त्रैमाण, गोक्षुर और दसमूल। इन सब को एक फल की मात्रा में लेना है, बराबर मात्रा में।
इनमें मदन फल जो है वो 8 नग लेना है, 8 लेना है उसके, मदन गिन फल। के 8 जी नग। सर। अब इसको 16 गुना पानी में, जितना ये मात्रा हुई यानी उतने को 16 गुना पानी में पकाना है। पकाने के बाद आप मालूम ही है कि हम क्या करते हैं इसमें, चौथाई हिस्सा 16 गुना में पकाया, चौथाई हिस्सा रह गया, तो आपने ना जितना आपका जो बचा है चौथाई, जितना बचा है उसका 1/4 आपने बकरे का मांस रस और मधु, घृत, सौंफ, प्रियंगू, मुलेठी। अरे मांस रस अब नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मांस रस हर बार कैसे उपलब्ध होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। सुश्रुत ने लिखा है, तो आप जब आप बाल पक्षवद में देंगे तो आपको मालूम है गुरुदर्शन कुमार जी सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, तो आपको मांस क्षय में मांस की रस को देना ही पड़ता है, इंडिकेटेड है हमारे, तो आप मांस रस उपलब्ध हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मधु है, घृत है, सौंफ है, प्रियंगु है, तो वो ये सब जो सर 1/4 भाग मांस रस हुआ, उसके बाद मांस रस के साथ साथ मधु, घृत, सौंफ, प्रियंगु, वो भी मुलेठी, 1/4 भाग है। रसोत, ये सब एक एक तोला कल्क बनाना है, इसका कल्क बनाना है। मांस रस तो 1/4 ले लिया आपने, ठीक है, जी तो मांस रस हो गया। अब मधु, घृत, सौंफ, प्रियंगु, मुलेठी, रसौत, रसौत जानते हैं ना, दारू हरिद्रा, जी। सबका एक एक तोला लेकर कल्क बनाना, कल्क। ये एक एक पल लेना है सर। हाँ, ये सब एक एक तोला, एक एक तोला। एक पल तो ज्यादा हो जाएगा ना, एक पल में तो 4 तोला हो जाता है। जी सर। फिर सेंधा नमक जो है 10 ग्राम लेकर के इसको मिला करके योग्य अयोग्य का ध्यान देते हुए, ध्यान दीजिएगा, योग्य अयोग्य का भी ध्यान रखना है इसमें। कहाँ कहाँ दे सकते हैं, ये पोलियोमाइलाइटिस के केस में दे सकते हैं, बाल पक्षवद में, मायोपैथी में, मायोपैथी के मरीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीज में आप दे सकते हैं, ग्रदसी में दे सकते हैं आप, लकवा पक्षवद में दे सकते हैं, आर्दित में, एकांग बात में, इन सब में इस वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसे मुस्ताद यापन वस्ती का है। ये सर जो है सर बस्ती तो मतलब ये स्थापन बस्ती ही हुआ है। ये एक प्रकार से बिल्कुल सही कहा आपने, आस्थापन बिल्कुल सही सब समझा आपने, क्योंकि इसका जो प्रभाव है एक प्रकार से आप रसायन प्रभाव भी देखते हैं इसका, है ना, वृंगण प्रभाव भी है, इस उद्देश्य से दिया जा रहा है। ठीक है जी। जी सर। पर क्या निरूह बस्ती भी पोषण ही देनी चाहिए? देखिए बस्ती जो है पोषण, सुखोष्ण और उष्ण, इनका अंतर समझ लीजिएगा। उष्ण का मतलब है गरम गरम, नहीं, सुखोष्ण का अर्थ है जो गरम तो है पर आपको सुख देने वाली है, और पोषण का अर्थ है जो हमारा जो रूम टेम्परेचर है उस पे देना, नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नॉर्मल टेम्परेचर पे देना है। आपको सुपोषण करने की जरूरत नहीं है मनोज वर्मा जी, और उष्ण करने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना चाहिए। तो रश्मि जी आपको शेयर कर देंगे हम आपको वस्ती द्रव्यों के नोट्स, आप वहां से बहुत सारे वस्ती द्रव्य, अभी हम उन पे और भी बात करेंगे। एक वस्ती और नोट कर लीजिए आप, एक वस्ती जो है चरक, आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में बताई है, जिसे हम पिक्षावस्ती कहते हैं। लिख लीजिए आप, पिक्षावस्ती। ये द्रव्य कहाँ मिलते हैं? ये द्रव्य सब मिल जाते हैं, आपने जो है अपने आसपास में किसी फार्मेसी से कांटेक्ट रखिए। मैंने एक लिंक भी शेयर किया था पिछले ग्रुप में, जहां से ये सभी फूड मेडिसिन अवेलेबल हैं, आप वहां से मंगा सकते हैं। इससे पहले शैलेन जेटली जी शायद कुछ पूछ रहे थे, हैंड रेज किया था, बताइए जेटली सर। वो मैंने पूछा था वो रेफरेंस जो है मुस्ताद यापन बस्ती का मिल गया है ना? रेफरेंस। सुश्रुत लिख लीजिए आप, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 39 चैप्टर 106 to 111 रेफरेंस श्लोक। ठीक है सर, ठीक। ये अच्छा, वो आपको वहां से मेडिसिन के बारे में बता रहे थे सर, वो लिंक शेयर कर देंगे जो प्लान जो मिलते हैं क्रूड ड्रग। हाँ मैं कर दूंगा शेयर, हमारे यहाँ मिल जाता है, क्योंकि उत्तराखंड तो है हर्ब्स का ट्रेजर है यहाँ पे, यहाँ तो सारी जो है हर्ब्स मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हैं फूड फॉर्म में। लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी आपको ये प्रोवाइड आजकल सब हो जाती है, कॉस्ट की पता नहीं मुझे। तो भिक्षावस्ती के बारे में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में आया है ये रेफरेंस, ये जो है रक्तवर्धक है एक प्रकार से। तो इसमें बेर है, लिख लीजिए आप, नागबला है, लिसोड़ा है, सालमली, धान के अंकुर, इन सबको 3-3 पल की मात्रा में मिला के 24 पल दुग्ध में, 3-3 पल बराबर हो गए, बेर, नागबला, लिसोड़ा, शालमली और धान्यांकुर,
ये सब 3-3 पल ले लीजिए और इसको 24 पल दूध में मिला करके 24 पल दूध में मिला करके इसको पकाना है और इसमें दूध से 4 गुना जल मिलाना है। ध्यान दीजिएगा, क्षीर पाक करना है इसका। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने बेर है, नागबला है, लिसोढ़ा है, सालमली है, धान्यांकुर है, इन सबको आपने 3-3 पल ले लिया और इसमें आपने लगभग 24 पल दूध आपने और फिर दूध से 4 गुना जल आपने पानी मिला दिया और जब पकाएंगे तो पानी को उड़ा देंगे। भिक्षावस्ती का रेफरेंस चरक संहिता चिकित्सा स्थान में आया है। चैप्टर नंबर शायद देख लीजिएगा 85 to 87 है। मैं आपको इसका रेफरेंस दे दूंगा। ये भिक्षावस्ती जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये शायद रक्तपित्त प्रकरण में आया है जहां तक मेरा ख्याल है। तो ये शायद 3रा चैप्टर होगा, देखिएगा आप 3रा या 4था या फिर मेरे को याद नहीं, एग्जैक्टली चैप्टर याद नहीं है मुझे। ये इसमें आया है रक्तपित्त में, शायद इसका रक्तपित्त में रेफरेंस है। रक्तवर्धक वस्ती है ये। अगर किसी को मालूम है तो आप बता सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है जी। इसमें 4 गुना जल मिला के, ये जो भिक्षावस्ती बता रहा हूं मैं, इसमें 4 गुना जल मिला के इसको दुग्ध शेष रहने तक आप पकाएं और इसमें बकरे का ताजा जो है रक्त मिला करके आप वस्ती दे सकते हैं। सिद्धांत वही है, रक्त से रक्त बढ़ता है। फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, बेर है, नागबला है, लिसोढ़ा है, सालमली है, धान्यांकुर है, इन सब का आपको बराबर मात्रा में 3-3 पल की मात्रा में मिला के 24 पल दूध में उसको और 24 पल दूध का 4 गुना जो है वो आपने पानी उसमें मिलाना है। और ये आशीष कुमार जी आपने शायद चरक खोल रखा है, देखिए उसमें ये भिक्षावस्ती का संदर्भ रक्तपित्त देख रहा हूँ सर इसमें। तो आप रक्तपित्त में होगा याद तो थोड़ा सा जो है वो भूल रहा हूँ मैं एकदम से, देख लो आप उसको। इसमें वैसे तो सुश्रुत में भी है, उसी में सर सुश्रुत में भी भिक्षावस्ती का है वर्णन, पर वो अलग है तो नहीं है, मुझे चरक में है इसका रेफरेंस। या फिर सुश्रुत में पढ़ो तो क्या 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 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें भी सर? बेर है, बस नागवाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस वही है सुश्रुत, ये सुश्रुत का ही रेफरेंस है, एकदम याद आ गया मुझे। सुश्रुत चिकित्सा स्थान, हाँ 38 में सर, 38 में चैप्टर बिल्कुल सही है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान, 85 to 86 बिल्कुल 38 चैप्टर 85 to 86 रेफरेंस एकदम करेक्ट है। 86 में सुश्रुत चिकित्सा स्थान, सुश्रुत है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 38 चैप्टर 85 to 86 नंबर, ये 85 to 86 रेफरेंस नंबर है। तो ये भिक्षावस्ती का रेफरेंस है। ये जो है बेर, नागबला, लिसोढ़ा, सालमली, धान्यांकुर, इन सबको 3-3 पल की मात्रा में 24 पल दुग्ध में मिला के और 4 गुना उसमें इससे 4 गुना पानी मिला दीजिए और पकाइए इसको। जब पानी उड़ जाए तो फिर आप इसमें बकरे का ताजा रक्त मिलाकर वस्ती देना है। क्योंकि रक्त मिला रहे हैं चंपा जी, तो ये रक्तवर्धक होगा और इस प्रकार से इसका जो प्रभाव है अभी जैसा आशीष कुमार जी ने इसको बताया, ये रक्तपित्त में, प्रवाहिका में और रक्तजतिसार में, जहाँ ब्लीडिंग होती है, स्टूल में ब्लड आता है, उसमें ये बहुत लाभकारी है। ठीक है गुरुदर्शन कुमार जी? तो ये सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 38 का 85वां से 86वां संदर्भ है जी। सुनील जी बोलिए। सर मैंने वही जानना था सर, वो हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ वस्ती द्रव्यों का उल्लेख किया और ऐसे बहुत सारे वस्ती द्रव्य हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पूरा का पूरा इन वस्ती द्रव्यों के कल्पों का डिटेल शेयर कर देंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आप जो है इनमें से कुछ जो वस्ती द्रव्य हैं उनका जब हम डिजीज वाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर हम आपको उनकी डिटेल आपको बताएंगे, आपको शेयर करेंगे। इसके कुछ द्रव्यों का पूरा चार्ट और पीडीएफ भी मैं आपके पंचकर्मा जो ग्रुप है आपका उसमें मैं शेयर कर दूंगा। और आपको कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारा वस्ती का प्रकरण जो है वो अब उत्तर वस्ती इसके बाद हम करेंगे। और उत्तर वस्ती बहुत सारी हमारी महिला चिकित्सक हैं यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से करती हैं, तो हम उनका उसमें सहयोग लेंगे कि उत्तर बस्ती के करने का जो है एक प्रॉपर तरीका हम आपको बताएंगे। और लेकिन बस्ती उत्तर बस्ती चूंकि हम लोग मेल जो जितने भी चिकित्सक हैं उनमें जैसे सुंदरलाल थपलियाल जी उत्तर बस्ती देते हैं। थपलियाल जी आप उत्तर बस्ती कैसे देते हैं, आप इसके बारे में अगले लेक्चर में आप बताएंगे। आपने बताया था कि पुरुष मरीजों में उत्तर बस्ती का प्रयोग इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो आपने जो डेफिनेटली आपने बताना है।
बस्ती के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि बस्ती प्रत्यागम बहुत इंपॉर्टेंट है, विचारणीय विषय होता है, और आहार आदि की व्यवस्था भी एक विचारणीय सर तिक्त क्षीर बस्ती के बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट में बताऊंगा तिक्त क्षीर बस्ती। ऐसे वैद्य अरविंद पाठक जी का एक पूरा लेक्चर है, उसमें उसके लिंक शेयर कर दूंगा, जरूर बताऊंगा आपको। निश्चित है तिक्त और क्षीर, नाम ही उसका है कि तिक्त द्रव्यों से सिद्धित, क्षीर से बनाई गई बस्ती है वो। उसका लेक्चर लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बस्ती के प्रत्यागम और बस्ती के समय, बस्ती दान के समय में दिए जाने वाली आहार की व्यवस्था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारणीय विषय है। कई बार आप अपथ्य के पालन के कारण बस्ती के व्यापद होते हैं। दूसरा, हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप निरूह बस्ती दे रहे हैं तो बस्ती के प्रत्यागम पर जरूर आप निरीक्षण करें। कभी कभी बस्ती तुरंत वापस आ जाती है, लेकिन आपको कभी कभी जो है डेफिनेटली आपने दिया और निकल गया। सुन लीजिए मेरी बात आशीष कुमार जी, आपने इधर दिया निरूह बस्ती और बस्ती निकल गया, तो फिर क्या करेंगे आप? मेरा सवाल है आपसे। आपने 10 मिनट भी नहीं होल्ड किया हो, तो उधर से गया और निकल गया, तो आपको ऐसा लगता है कि यदि पूरी की पूरी बस्ती द्रव्य निरूह द्रव्य आपका बाहर निकल गया है, तो आपको तुरंत दूसरी निरूह बस्ती आप दे दीजिए, क्योंकि आपको आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ है। तो बस्ती को कम से कम 10 मिनट वहां होल्ड रहना चाहिए। इसीलिए आपके मन में ये प्रश्न आया क्या दोबारा हम बस्ती दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप इस प्रकार से आप 2 बार 3 बार बस्ती दे सकते हैं यदि बस्ती आपकी होल्ड नहीं हो रही है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, लेकिन आप एक बात अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जब तक सम्यक निरूह के लक्षण नहीं मिल रहे हैं तब तक आप बस्ती दे सकते हैं। तुरंत दूसरी बस्ती तो आप उसी वक्त दे सकते हैं, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी अगर आपको देनी है तो आप उस दिन एकदम नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से अधिक नहीं देंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, पक्वाशय में जाके वो क्षोभ उत्पन्न करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप? सम्यक निरूह के लक्षण मिले नहीं, बस्ती वापस आ गई, दूसरी भी दे दी आपने, तो आपने क्या करेंगे फिर? अगले दिन क्या करेंगे आप आशीष जी? फिर आप निरूह बस्ती नहीं देंगे, फिर क्या देंगे आप? अनुवासन बस्ती देंगे। मैंने पहले भी बताया आपको। और अनुवासन बस्ती देंगे, या नहीं तो आप उसकी अनुमात्रा बस्ती दे करके फिर अगले दिन आप निरूह बस्ती देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम गलतियां कर देते हैं, है ना? समझ में आ गया होगा, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको कल कुछ और बस्ती द्रव्य बताएंगे, और हम उसी में तिक्त क्षीर बस्ती और भी सारे बस्तियां बताएंगे, वही तरण बस्ती, कुछ बस्ती द्रव्यों के बारे में और भी बताएंगे, और उन पर हम चर्चा करेंगे। अभी टिंकल यादव जी, इन बस्ती द्रव्यों की चर्चा जब हम आपको रोग वाइज पंचकर्म पढ़ाएंगे, जो कि 3-4 लेक्चर्स हैं, तो वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। कल शायद मैं आपका लेक्चर ना ले पाऊँ, कल मुझे शायद कल सुबह क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मुझे भारत सरकार में किसी आयुष मंत्रालय में किसी मीटिंग में जाना है, तो कल मैं शायद आपका लेक्चर ना ले पाऊँ। कल शाम को ही वापस आ जाऊँगा मैं। परसों आपका आई थिंक परसों डे कौन सा है, अगर संडे ना हुआ तो परसों आपका लेक्चर बस्ती द्रव्यों के साथ फिर से प्रारंभ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आ रहा होगा, और निश्चित रूप से आप उसको अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग कर रहे होंगे। आपको विभिन्न बस्ती द्रव्यों की पढ़ना है तो आप चक्रपाणी की टीका देखें, आचार्य चरक की चक्रपाणी ने जो टीका लिखी है वहां पर भी। अच्छा, तर्पण का पेशेंट है तो दिखाओ जरा जितेंद्र मिश्रा जी, कैमरा ऑन करो, चलो दिखाओ। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे बड़े प्रिय जो है वो चिकित्सक हैं, और हमारे सभी प्रिय हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी प्रिय हैं, क्योंकि वो कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो जितेंद्र मिश्रा जी देखिए, आपको ये जब भी तैयार रहते हैं, और देखिए सुबह सुबह सारा पंचकर्म करते हैं, कितनी बढ़िया बात है। आजकल बाल शायद इनके उड़ गए हैं या नहीं सर, मैं अपनी बालों का ट्रीटमेंट कल से फिर से शुरू अच्छा, करवाता। बालों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दिखाइए, अक्षी तर्पण दिखाएंगे आपको। ये मैंने इनको स्पॉटलाइट कर दिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। खुद ही का दिखा रहे हैं कि आप बालों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मैंने कल जलौका लगवा रहे हैं क्या? जलौका लगवा रहे हैं क्या? हाँ जलोका लगवाऊंगा, पहले लगवाया था तो काफी असर आ गया था, अभी रक्त मोक्षण किया है सर कल। तो अभी जरा आप अक्षी तर्पण दिखाओ, चलो दिखाओ सर कहाँ मैं कर रहे पेशेंट से दिखा रहा हूँ, अभी तो पेशेंट आई हैं, तर्पण इनका हो रहा है। इनकी आंखों की पलकें ना सर उठती नहीं थी, एक लेट उठती थी, हैं? और इनको महीने में 2 बार मेंसेस की प्रॉब्लम थी और स्टोन थी, तो सारी चीजें में आराम है, तर्पण हो रहा है, अभी तीसरा चौथा दिन है सर, तो अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हम्म।
बात कराइए, क्या क्या बताइए, नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम रुचि है सर। आपको पहले क्या तकलीफ थी? मेरे को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही थी सर, मंथ में दो दो बार हो रहा था। अच्छा, और आप ये कुछ आंख से संबंधित भी तकलीफ हो रही थी बता रहे हैं वैद्य जी। हाँ जी, आंखों से संबंधित था। मेरी ये पलके थी, ये उठती नहीं थी और इसका विजन भी गया हुआ है। तो आपने कितने दिन नेत्र तर्पण कराया, कुछ इन्होंने आपका उपचार किया होगा ये? आज मुझे चौथा दिन है। क्या फायदा हो रहा है आप बताइए। कुछ मेडिसिन पहले भी चलाई थी तो उनसे पलकों में पहले भी आराम आ गया था, और अभी आज चौथा दिन है तो चौथा है, चौथा दिन है आज, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे लाइट सी भी दिखती है और कुछ जाता है तो वो पहले गुजरता हुआ। विजन में आपको प्रॉब्लम थी और अब विजन आपका इम्प्रूव हो रहा है, नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो जितेंद्र मिश्रा जी के लिए तालियां। और जितेंद्र मिश्रा जी, आप ऐसे ही जो है अपने मरीजों का लाभ देते रहे पंचकर्म से। आप निश्चित रूप से आप कराते रहिए, और ये बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए अपना भी उन्होंने अभी बाल उतारा हुआ है, और वहां पर भी खुद भी वो जलौका लगवा रहे हैं। तो कहते हैं ना, जब आयुर्वेद का प्रयोग खुद करें तो विश्वास होता है। बहुत बढ़िया जितेंद्र मिश्रा जी। सर एक हैट्स चीज ऑफ। पूछ रहा था कि जैसे तर्पण में अपने को जो शास्त्रों में 33 बोला गया, 11 11, तो इतना तक करना चाहिए? माक मात्रा में कहा गया है, हाँ। हम्म हाँ जी, समय ऑन एन एवरेज देखिए, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा ना हो, कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। ज्यादा नहीं है ना, कई बार अति कम नहीं। कम कम में भी रिजल्ट आ जाते हैं। हाँ, कम कम, मैं वही कह रहा हूँ ना, कम हो जाए तो बुरा नहीं है। देखिए, आप कोई भी चीज, वमन है, विरेचन है, वस्ती है, वमन का कोई बात नहीं, हीन योग हुआ ना, प्रॉब्लम नहीं, नहीं। लेकिन अति योग होना प्रॉब्लम है। विरेचन का हीन योग हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि पहली बार में ही सारी शुद्धि हो जाएगी। अगली बार करेंगे, अगली बार होगा। हम तो सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आती है आशीष जी, कि हम क्या करते हैं, नहीं पहले ही होना चाहिए पूरा एकदम उत्तम शुद्धि। ऐसा नहीं होता है। वो मरीज कितने सालों से प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसको अभी थोड़ा समय दो, बोलो कि भाई अभी दोबारा फिर करेंगे तुम्हारा। हीन योग होना, हीन योग होना या सम्यक योग होना, मेरे हिसाब से इतना प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वेरी मैनेजेबल। सम्यक योग तो अच्छा ही हो गया, हीन योग को मैनेज कर सकते हैं हम। लेकिन अति योग जो है होना, वो ठीक नहीं है। तो अति योग को अवॉइड करना है हमने, ये जरूर ध्यान दें, है ना जितेंद्र मिश्रा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई और पंचकर्म की प्रोसेस आप कर रहे हो, आप हमें इंटीमेट करना, हम उसको यहाँ पे लाइव दिखाएंगे, ठीक है? पेशेंट से कंसेंट करना, कंसेंट लेके फिर करना। बोलिए आशीष जी। हाँ सर, जैसे अभी आपने ये बताया था कि नीलू बस्ती तुरंत आ जाए, इसका मतलब नीलू बस्ती जब भी बनाए तो अपन 2 की क्वांटिटी बना के चले। बाई हाँ, क्या चांस बात करा आपने, बिल्कुल आपके पास तैयार रहना चाहिए तो एक्स्ट्रा। भाई तो इमरजेंसी में सर, आप क्या करेंगे अब जी? हाँ, क्योंकि वापस बनाने में टाइम लगेगा। हमेशा तो आप देखिए, ऐसा है ना, जब पहली बार आप दे रहे हैं, आपने स्टार्ट किया है, तो यही प्रॉब्लम आएगी। दूसरे दिन से नहीं आएगी, दूसरे दिन से नहीं आएगी। बॉडी कभी कभी ना शुरुआत में उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, तो इमीडिएटली बाहर फेंक देती है। वैसी स्थिति में आपको हमेशा शुरुआत में आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए इस चीज पर। इमीडिएटली देना पड़ेगा दूसरा ना, तो आपने प्रिपेयर है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जो आपको जीवन में आपको काम आती है। इसी को कहते हैं क्लिनिकल, थ्योरेटिकल नॉलेज और क्लिनिकल नॉलेज का फर्क यही है। अब ये कितना बढ़िया आपने प्रैक्टिकल सवाल पूछा। निश्चित है, जब मैंने बोला कि इमीडिएटली दूसरी देनी है, तो आप उस समय में कहाँ ढूंढेंगे फिर? आपके पास तो द्रव्य ही खत्म हो गया है, नहीं? तो ये चीज कौन पढ़ाएगा आपको? ये चीज थोड़ी बताएगा। तो प्रैक्टिकली हमको सोचना है, तो हमें रेडी रखना है। वी हैव टू प्रिपेयर इट। आप थोड़ी ना ऐसा है कि आप उसको अब बनाएंगे फिर जाके देंगे, भैया ये नहीं होता। आपको यू हैव टू, आपको प्रिपेयर रखना है। तो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ चीजें जो आप बहुत प्रैक्टिकल अपना सेंस लगाना है, अप्लाइड सेंस लगाना है, और अपने अप्लाइड सेंस से चीजों को करना है। जितेंद्र मिश्रा जी, आई रोगों में कौन सा मर्मा करते हैं? मर्मा कौन सा करते हैं आप बताइए, आपने तो पढ़ लिया है? आंखों में कौन सा मर्म करते हैं? हम अपने आवर्त मर्म करते हैं, हम अपने अपांग मर्म करते हैं, ठीक है जी। पांग और आवर्त मर्म बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप ऊर्ध्वजत्रुगत जितने भी मर्म है वो कर सकते हैं, कोई उसका नुकसान नहीं है। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, एक मर्म कौन बताएगा जिसका आंखों के आसपास से कोई संबंध नहीं है लेकिन नेत्र रोगों में लाभकारी होता है? हैंड रेज करिए आप। अगर आपने मुझसे मर्म चिकित्सा सीखी है तो आपसे मेरा एक सवाल है कि एक ऐसा मर्म बताइए जिसका आंखों के आसपास से कोई रिलेशन नहीं है
लेकिन वो नेत्र रोगों में काम करता है। बोलिए, आशीष जी शायद बताने के लिए हैंड रेज किया, बोलिए, नोट्स मत खोलिएगा। सर अधिपति बोलिए। कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अधिपति अधिपति नहीं, अधिपति कर सकते हैं, लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो जवाब नहीं दे रहे यार। मैंने क्या पूछा, ऐसा मर्म बताइए जिसका ऊर्ध्व जंतुगत से कोई संबंध ही नहीं है, और वो मर्म विजन के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ शास्त्र में उल्लिखित भी है। नहीं 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 इंद्रवस्ती जी, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जवाब दे रहा है ना, सब भूल गए आप। बत्रा साहब बताइए, कोई नहीं दे पा रहा है, मैं कोई देना पड़ेगा लगता है उत्तर। ना 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 मैडम सविता पेटी जी, आप भी नहीं पहुंच पाए, वहां नजदीक पहुंच गए हैं आप। नहीं 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 मंदाकिनी जी, नहीं नहीं, इसमें आसान सवाल होता तो फिर मैं पूछता ही नहीं ना आपसे। जिसने मर्म को बारीकी से समझा है वो जरूर जवाब दे देगा इसका। नजदीक तो पहुंच गई है सविता जी, अब आपको हिंट भी दे दिया मैंने। अभी भी जवाब नहीं आया किसी का। ना 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 टिंकल यादव जी, नहीं नहीं, रेनू जी भी पहुंच गए, मैं मर्म का नाम पूछ रहा हूं मैं, नाम कोई नहीं बताया अभी तक, इतने में से एक ने भी नाम नहीं बताया। यस, सविता पेटे जी को पहले ध्यान आया, कूर्च एंड कूर्च सिर मर्म। आशा जी शायद बताना चाह रही थी जी। जी सॉरी सर, मैं बच्चे की पीटीएम में थी, सुन नहीं पाई आपका क्वेश्चन। मालूम है मुझे, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। कूर्च और कूर्च सिर मर्म, पादाभ्यंग और ताली बजाने का जो लाभ मिलता है, सविता जी ने बिल्कुल सही कहा, कूर्च और कूर्च सिर मर्म। तो कूर्च और कूर्च सिर मर्म ऐसे हैं जिनका हमारे नेत्र के आसपास से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव आलोचक पित्त पर है। तो जितेंद्र मिश्रा जी, जब भी आप नेत्र के रोगी को ट्रीट कर रहे हैं, कूर्च मर्म और कूर्च सिर मर्म पैर के और हाथ के जरूर कराएं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, उनका विजन बहुत इंप्रूव हो जाएगा, आप देखिएगा। तो डेफिनेटली आई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आपने इतना अच्छा इंटरेक्शन किया। आज हमने वस्ती के द्रव्यों के बारे में भी जाना, अभी कुछ द्रव्य बचे हैं, तिक्तक्षीर वस्ती है, वैतरण वस्ती है, इन सब पर जब हम उन डिजीजेस पे आएंगे तो वहां पे हम फिर चर्चा करेंगे। 8:20 हो गए, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे कल दिल्ली जाना है, एक मीटिंग है। मैं परसों आपकी क्लास फिर से, रविवार नहीं होगा तो मैं लूंगा परसों, और नहीं भी होगा तो बता देंगे आपको ग्रुप में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभ दिन हो आपका, थैंक यू।